দেখো রেকর্ডিং এ মেসেজ গেছে, স্ক্রিন হ্যাঁ শো ম্যাম হচ্ছে। এসেছে। ঠিক আছে, तो देखो लास्ट क्लास में ये 14-15 बाकी रह गया था, मतलब मैंने बाकी रखा ही था, टाइम हम लोग का कंप्लीट होने को आया था इस वजह से। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में, वो भी बताना है 14-15, और उसके बाद बस एप्लीकेशंस है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 वाले में देखो क्या बोला है, हम लोग ये मिसलेनियस वाला कर रहे थे सॉरी एडिशनल वाला कर रहे थे, मिसलेनियस वाला कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर बोला है राजा एज्ड 40 विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ। तो राजा का ये विश है कि जब उसका डेथ हो जाएगा तो उसकी वाइफ रानी को 40 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो मतलब फिर ये फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू हुआ। हाँ ये फ्यूचर वैल्यू हुआ कि फ्यूचर में 40 लाख रुपए, इसका मतलब उसके हाथों में होना चाहिए, तब ना उसके डेथ पे उसके वाइफ को मिलेगा। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर। अच्छा, अभी वो उनका जो लाइफ है वो और 30 ईयर है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो और 30 ईयर जिंदा रहेंगे। एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक्चुअली ये फंड बना रहे, बेसिकली बोल सकते कि हम, मेरा और 30 साल लाइफ है, मुझे अगर 40 जब मेरा एज होगा, मुझे अगर 40 लाख चाहिए तो हम आज से इतना इतने 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 रुपए जमा करते जाएंगे। तो ये इक्वल अमाउंट जमा करते जाएंगे। तो जैसे ही बोल दिया कि इक्वल अमाउंट हर साल जमा करेंगे, एनुअल मतलब हर साल, तो ये एन्युटी बन गया। ठीक है, अब कब देना है, बोल रहे कमिंसिंग नाउ, मतलब आज अभी से जमा करना है। तो ये एन्युटी ड्यू के तरह दिख रहा है। ठीक है, और जहां जमा कर रहे हैं वहां इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच शुड इन ही इन्वेस्ट एनुअली, तो एन्युटी का अमाउंट ही पूछ रहा है, तो इनको एनुअली कितना करके इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो गया, ये लग रहा है हमें अभी तक। बाकी इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको करते हैं, पहले जैसा समझ में आया उसके हिसाब से ही करेंगे पहले। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 40 लाख चाहिए आफ्टर, जब उनका एज 40 ईयर्स होगा, 40 लाख चाहिए, तो 40 लाख मेरा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, उसके लिए मुझे आज से कितना इन्वेस्ट करते जाना है हर साल, मुझे वो पूछा गया है, यानी मुझे ए पूछा गया है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी रेगुलर वाला जो होता है फ्यूचर वैल्यू का, वो तो होगा ही, ए इंटू 1 + आई होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई इंटू क्या हो जाएगा 1 + वन आई। प्लस आई। हाँ, अब फ्यूचर वैल्यू मेरा कितना है, 40 लाख। 40,000। हाँ 40 लाख। एन्युटी निकालना है, और इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3%, यहाँ पर बोल दिया है पर एनम, तो फिर इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया 3%। আর এটা হবে 30 30, और ये -1 जैसा है -1। फॉर्मूला, 1 + 3%। 3% 0.03 করে নিলে একবারে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি ওই ক্যালকুলেটরই করে নেব পুরোটাই। ये देखो 3% मतलब 1 पॉइंट, ये 1.03, इसको 30 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1 फिर डिवाइडेड बाई 3%। 81.979 আসছে। 8179। अच्छा, ठीक है, मेरा ये सॉल्व करके तो इतना आया है, इनटू हो जाएगा 1 + 3%, मतलब इनटू 1.03, तो इतना आ जा रहा है 49 समथिंग। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला, तो इसको मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी प्लस 40 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, 81,628 आना चाहिए ओवरऑल आंसर एन्युटी का, ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो देखो 81,628 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में नहीं है, हर एक ऑप्शन 84 समथिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या मेरा आंसर ম্যাম गलत শোনা आएंगे। যাচ্ছে? हाँ, सुना जाच्छे, बोलो।
হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম, আমার হ্যাঁ আমি পাচ্ছি তোমার আওয়াজ। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে ম্যাম, ওই জন্য মানে ও নেট চলে গেছে। না, আপাতত তো পাচ্ছি তোমার আওয়াজ। ওকে ম্যাম, আমি ফোন থেকে করছি না। আচ্ছা করো, যতক্ষণ হয়। अच्छा अब देखो, ये जो 81,628 जो है ये ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा है, तो ये आंसर करेक्ट है जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, लेकिन ये आंसर ना एन्युटी रेगुलर का दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो एन्युटी रेगुलर में क्या होगा, बस ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग ए निकालेंगे तो हम लोग का आंसर कितना होना चाहिए पता है, 40 लाख डिवाइडेड बाई, जैसे ये वाला क्या हुआ, ये हो गया मेरा 40 लाख डिवाइडेड बाय ये मेरा 47, हम दिखा देते हैं मेरे हिस्ट्री में, यहाँ दिख जाएगा, ये देखो, ये मैंने डिवाइड किया है 49.00, ये वाले डेटा से डिवाइड किया है 49.00 एंड समथिंग जो है वो देखो, पूरा कैलकुलेटर में लिखा हो, उतना बड़ा डेटा तो नहीं लिख पाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया 49.002 ऐसे कुछ डेटा था, उससे मैंने डिवाइड किया। लेकिन अगर एनुइटी रेगुलर में इस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर मेरा 1.03 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता है उस केस में आंसर ये है 47.575, इस तरीके से 47.575, ये देखो 47.57541, ये वाला, ठीक है। तो इससे डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा, तो ये देखो 40 लाख डिवाइडेड बाई 47.575, तो ये देखो 84,077, 84,077, तो 84,077 आ ये वाला मेरा कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, बी तो है नहीं कि हम डी आंसर दे, तो 84,077, तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा 84,077, ऑप्शन डी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, उस केस में ये शायद आ जाए, ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, ये पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये पूरा वैल्यू है 47 पॉइंट, ये पूरा वैल्यू लिख के ट्राई कर सकते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो हम एक बार लिखते हैं। पूरा वैल्यू है 40, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो फिर से एक बार करना पड़ेगा, ऐसे करके देख सकते हैं 1.03 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डिवाइडेड बाय 3%, ये जितना भी आया ये वाला, ये हटाना पड़ेगा, मेमोरी प्लस 40 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 80, नहीं उतना ही आ रहा है 84,077, ठीक है, जो भी है, तो हम लोग का ये डी पता चल जा रहा है कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन के हिसाब से देखना है तो फिर ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर हम लोग आंसर मैच करना चाहते तो ये होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एन्युटी ड्यू है, अगर एग्जाम में आए तो हमें यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एन्युटी ड्यू बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन खुद ही बताया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ तो एन्युटी ड्यू है, हमें कोई एजम्पशन लेने का भी जरूरत नहीं है, तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। बाकी बात अलग है कि मेरा ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, बिकॉज ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आंसर जो है वो एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे दे दिया है, तो एग्जाम में अगर आए तो क्वेश्चन पढ़ के जो लगेगा, अगर ड्यू लगता है, ड्यू ही हमें करना है, वहां आई होप कि आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो भी जो है नंबर मिल जाएगा, क्योंकि गलत होने पे तो फिर नंबर देना पड़ता है, तो नॉर्मली ऐसा चांसेस नहीं है, ये बाई चांस थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। अब 15th नंबर देखते हैं, देखो 15th नंबर में क्या बोला है, देखो 15th नंबर में बोला है अपू retires at 60 years receiving a pension for 14,400
a year paid in half yearly installment for rest of his life after reckoning his life expectation to be 13 year and that interest at 4% per annum is payable half yearly, but single sum is in equivalent to his pension। मतलब ये क्वेश्चन पहले समझ लो। बोल रहा है कि अप्पू जो है वो रिटायर करेंगे 60 साल में, ठीक है, और उनको पेंशन कितना मिलेगा, 14,400 का पेंशन इन्हें मिलेगा। अच्छा, 14,400 का इन्हें पेंशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें बोला है कि 14,400 कैसे मिलेगा, ए ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये पैसा हमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा एक साल में। तो 14,400 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो कितना करके मिलेगा, বছরে দুবার अमाउंट कितना होगा, 14,400 ভাজিত 2 7,200। हाँ, तो एक साल में ये मिलेगा, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली तो 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, तो 7200 करके मिलता जाएगा पेंशन, ठीक है। पेंशन मिलता है ना रिटायरमेंट के बाद रेगुलर बेसिस पे, तो 6 मंथ्स में यहाँ मिलेगा। बोला है कितना मिलेगा, 14,400 ए ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक साल का 14,400 का पेंशन बनता है, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स में मिलेगा तो 7,200 7,200, क्योंकि ये 14,400 1 ईयर का है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 14,400 एंड 14,400, ऐसा नहीं है। 14,400 का 2 पार्ट्स मिलेगा फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो पूरे लाइफ जितना है, और इनका लाइफ एक्सपेक्टेशन है 13 इयर्स, मतलब ऐसा अमाउंट इनको कितने साल तक और मिलता जाएगा, 13 ईयर तक मिलेगा। मतलब ये मेरा सर्कल 13, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये मैंने एक एक ईयर कर दिया, हर एक ईयर में दो बार करके मिलेगा, ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके पैसा मिलता जाएगा इनको, ये बताया अभी तक, ठीक है, 13 ईयर तक। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये मेरा हो गया 13 ईयर। फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है 4% पर एनम इज पेबल हाफ ईयरली। अच्छा, इंटरेस्ट जो मिलेगा इस पैसे पे वो भी जो है 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली है। तो आई कितना हो जाएगा, 4% पर एनम है तो हाफ ईयरली मिलेगा तो कितना करके मिलेगा, 2%। 2% करके मिलेगा। हमें निकालने क्या बोला है, बोला है व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, मतलब ये एन्युटी जैसा हो गया कि मुझे 6 मंथ्स के गैप में इतना 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 रिसीव होने जा रहा है, तो हम लोग बोल আর सकते ম্যাম हैं कि ये मेरा এন যে एन्युटी। হয়েছে हम्म, बोले। এন এন हम्म हम्म এনটা তো তাহলে ম্যাম 26 হবে। इनका 26 है। হ্যাঁ, বছরে দুবার করে হচ্ছে তাহলে দুগুণে 26। हाँ, इन 26 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है कि सिंगल अमाउंट इस पेंशन का क्या है, मतलब जो 7,200 13 इयर्स तक हम लोग 6 मंथ्स के गैप में रिसीव करते हैं, वो अगर हमें लमसम मिल जाता, मतलब लमसम यानी एक बार में अगर ये पेंशन का अमाउंट मिलता तो हमें कितना मिलता, तो देने वाला क्या बोलेगा, जो पहला दिया हुआ 7,200 का अमाउंट है वो 7,200 ही रहेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, हर एक 7,200 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ का वैल्यू, तब ना हम बता सकेंगे कि अगर इसका एक सिंगल वैल्यू बताए तो वो कितना है। मतलब आज अगर कोई मुझे लमसम दे दे तो कितना होगा, उसके जगह 7,200 करके दे दे तो कितना होगा। तो देखो यहाँ पर मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू अब ये पैसा मुझे कब दिया जा रहा है, 6 मंथ्स में एंड में दे रहा है कि स्टार्टिंग में नहीं बोला है, तो ऑलवेज एज्यूम कि एंड, तो एन्युटी रेगुलर, तो ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। এন तो प्रेजेंट वैल्यू ए कितना है 7200, आई कितना है 2%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2% होल 0। टू दी पावर 26। হুম अब ये कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो पहले हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे, 1.02 को 26 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 into 7200 divided by 2%, 1,44,000
871 मतलब 7,200 करके 6 मंथ्स में 13 ईयर में 26 टाइम्स मिलने का मतलब है उसका उस पूरे अमाउंट का अगर आज का वैल्यू निकाले तो वो है 1,44,871। 1,44,871। तो यहाँ पर कौन सा आंसर देना चाहिए फिर हमें? डी तो है नहीं कि नन ऑफ दिस करेंगे। बोलो कौन सा आंसर होगा? मैम 1,44,000 কত ছিল ম্যাম আপনার 1,44,000 871। ম্যাম সি অপশন सी तो 800 है ना, 871 तो मोर देन 800 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये তাহলে একটাই 700 ভুল है, হয়েছে 1,45,000 ये वाला होगा। क्योंकि मेरे पास डी तो कुछ है नहीं कि हम नन ऑफ दिस बोल दे, तो मुझे तो इस वैल्यू के अंदर 1,44,871 से हम ज्यादा बोल सकते हैं, उससे कम तो नहीं बोल सकते ना, तो फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा? 1,44,900। क्या हो गया आंसर? बी। ठीक है, अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। আমার ম্যাম एप्लीकेशन ऑफ 1,47,000 আসছিল 1,47,000 হ্যাঁ আসতে পারে, যদি তুমি এই পুরো ডিজিটটা না নিয়ে থাকো তাহলে এদিক ওদিক করে আসতে পারে, মানে কম বেশি ডিজিট নিলে আসতে পারে। 47,000 তো আসবে না, 1,44,000 সামথিং আসবে। এবার আমার এইটা এসছে, এইটাতে চেঞ্জেস হতে পারে, কিন্তু 144 আসতেই হবে। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু ভুল ক্যালকুলেশন হচ্ছে। 47 হবে না। হ্যাঁ ম্যাম হতে পারে ভুল হয়েছে কোথাও হুম। एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीज। लीज क्या होता है? जैसे कि रेंट पे हम लोग किसी के घर पे रह सकते हैं ना, कोई अगर रेंट पे घर देता है तो हम लोग जो है रेंट दे के घर पे रह सकते हैं। वैसे लीज का मतलब जो हो जाता है एक लॉन्ग पीरियड का रेंट बोल सकते हो, 99 ईयर्स का मैक्सिमम लीज हो जाता है। ठीक है, तो लीज में क्या होता है, नॉर्मली बिजनेस में लीज में लोग लीज में जो है शॉप ले सकते हैं, लीज लीज में मशीन ले सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस का उस हिसाब से होता है। तो लीज के केस में दो पार्टी होता है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। जैसे रेंट के केस में भी दो पार्टी होगा ना, एक रेंट लेने वाला एक रेंट देने वाला। तो लेसर कौन है? ओनर ऑफ एसेट, जो एसेट का ओनर होगा। जैसे मान लो मेरा एक रोड साइड में शॉप है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये किसी को लीज पे दे देंगे, तो हम दे सकते हैं, तो हम ओनर हो गए। ठीक है, और जो मेरे एसेट को यूज करेगा, क्योंकि रेंट हो या लीज हो वो तो यूजर होता है ना, ओनर तो कभी नहीं होगा। वो लीज का क्या होता है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे रेंट का भी होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और मंथली रेंट देना पड़ता है, और लीज के केस में भी वैसे ही होता है, एक डिपॉजिट देना पड़ता है और मंथली रेंट देना पड़ता है। डिपॉजिट का अमाउंट लीज के केस में ज्यादा होता है। यूजर ऑफ एसेट, जो एसेट को यूज करेगा वो लेसी कहलाएगा, और जिसका एसेट होगा जो यूज करने के लिए देगा वो लेसर कहलाएगा। हमें यहाँ पर क्या डिसाइड करना है? हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है, इसको लीजिंग लिख सकते हो, इस प्रोसेस को लीजिंग बोलते हैं। लीजिंग का एसेट को रेंट पे लगाना, हम लोग जब अपने एसेट को रेंट पे लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लीजिंग। लेसर और लेसी, ठीक है। लेसर के लिए देखो, लेसर का है सेल ऑफ द एसेट, और लीज आउट मतलब देखो, जिसके पास एसेट है, जो एसेट का ओनर है, अब कुछ भी एसेट हो सकता है, उसके पास मशीन हो सकता है, नॉर्मली तुम लोग का मशीन रिलेटेड क्वेश्चन देगा, किसी के पास कोई घर हो सकता है, कुछ भी। तो देखो जिसके पास एक्स्ट्रा, देखो किसी के पास एक्स्ट्रा एसेट होगा तभी ना वो रेंट पे लगाएगा। अगर वो खुद वो यूज करता है तो कैसे? मेरे पास एक ही घर है जिसपे हम रहते हैं, हम कैसे रेंट लगाए? वो तो नहीं कर सकते ना। तो जब किसी के पास एक्स्ट्रा होता है तभी वो ऐसा सोच सकता है कि भाई हम ये रेंट पे दे देंगे। अब देखो हम लोग रेंट पे दे या चीज को बेच दे, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है, कि हम अपना घर रेंट पे लगाए, महीने महीने मुझे रेंट मिलता जाए, वो मेरे लिए अच्छा है, कि इस घर को हम बेच दे, ये मेरे लिए अच्छा है। सेम तरीके से लेसी, लेसी के केस में देखो बोल रहा है कि लेसी जो है उसको क्या करना चाहिए, जैसे मुझे क्या करना चाहिए, मान लो हम रेंट पे रहते हैं, तो हम रेंट पे ही रहते जाए या फिर एक घर खरीद ले। ठीक है, तो ये देखो ये होगा। तो
कैसे डिसाइड करेगा लेसी? जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, मोर बेनिफिशियल, वही करना चाहिए। ठीक है, खरीदोगे एसेट, जैसे मान लो मशीन चाहिए एक फैक्ट्री में, ठीक है, मशीन महंगा है, अब महंगा मशीन को खरीदे वो ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, या किसी से रेंट पे ले ले? ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइम वैल्यू मनी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जो बेनिफिशियल निकल के आएगा वही हमें करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स में है, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह है। एप्लीकेशन, ये देखो लीज का आ गया, जैसे पहला 36 वाला देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर 5 ईयर पीरियड। तो इनके पास एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 3,60,000, जो 5 साल के लिए ये लीज आउट करना चाहते, मतलब रेंट पे लगाना चाहते हैं। इट हैज फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बोल रहा है जब रेंट पे लगा देंगे उस साल के एंड से 1,05,000 करके ईयरली रेंट लेंगे। ठीक है, suppose rate of the interest 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? क्या कंपनी को ये एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम इस चीज को पहले समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रखा है। देखो एग्जाम्पल 36, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट का कॉस्ट। एसेट का कॉस्ट है हम लोग का 3,60,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर हम लोग लीज आउट करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा? लीज आउट करने पे 5 साल के लिए लीज पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो 5 साल के लिए अगर लीज पे लगाना चाहेंगे तो हम ये 5 इयर्स का यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इयर्स को हम ऐसे लिखें, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, क्योंकि ईयर एंड में पैसा मिलेगा। जैसे ईयर 1 खत्म होगा 1,05,000 रेंट मिल जाएगा, फिर ईयर 2 में 1,05,000 मिल जाएगा, फिर 1,05,000 मिल जाएगा, 1,05,000 मिल जाएगा, 1,05,000 मिल जाएगा। यही डील होगा अगर हम लोग रेंट पे लगाते हैं। अब पूछ रहा है कि रेंट पे लगाना हमारे लिए कितना सही है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें? तो देखो मैंने 3,60,000 से ही एसेट खरीदा, अब रेंट में लगाने के बाद मेरा कम से कम कितना रिकवरी होना चाहिए बोलो? अगर मैंने एक एसेट 3,60,000 से खरीदा और फिर उसको रेंट पे लगा दिया, ठीक है, तो मेरा रेंट से जो इनकम आ रहा है 5 साल में वो मेरा 3,60,000 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो रेंट पे लगाएंगे। बोलो ये इतना समझ में आता है? तब आगे बात होगा। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बोलो कि मुझे ईयर 1 में ये पैसा मिला और ईयर 2 में ये पैसा मिला, क्या दोनों का वैल्यूएशन सेम है? क्या दोनों का वैल्यूएशन सेम है? यही तो पूरा चैप्टर ही तो यही पढ़ा हम लोगों ने। तुम्हारे ना मैम पास वैल्यू आज तो 10 रुपए आलादा হবে ना, आज तुम लोग के वैल्यू पास आलादा मान लो হবে। 10,000 रुपए तुम लोगों ने जमा के 10,000 रुपया बना लिया। अब 10 साल बाद भी 10,000 का वैल्यू उतना ही रहेगा। आज 10,000 रुपए में जो मोबाइल आएगा कल 10,000 रुपए में नहीं भी आ सकता। बाकी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का बात अलग है, क्यों बोलो तो? क्योंकि हो सकता है कि उसका डिमांड गिर गया तो फिर उसका वैल्यू कम हो जाएगा। वैसा हम नहीं बोल रहे, हम पूरे पैसे के वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। अब कोई चीज सस्ता महंगा हो गया वो बात अलग है, ठीक है, हम वैसा नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि मनी का वैल्यूएशन में चेंजेस तो होगा ना। तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू ये और भी क्या हो जाएगा, जितना देरी से मिलेगा उतना वैल्यू क्या होगा। वैल्यूएशन में चेंजेस है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। लेकिन जितना देरी से मिलेगा वैल्यूएशन कितना क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मतलब बढ़ इससे दे। घटेगा, इस घटेगा। देखो इससे जो भी खरीद सकते हो, इससे क्या वो खरीद सकते हो? इससे मान लो अगर ना 10 चीज खरीदोगे, इससे क्या 10 चीज खरीद सकते हो? ना कितने? इ- अच्छा अच्छा अच्छा। कम होगा कि नहीं होगा? কম হবে। हाँ मैम। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हम ये नहीं बोलेंगे। देखो अब तुम लोग ऐसे बोल ही सकते हो, अगर टाइम वैल्यू मतलब जो
टॉपिक पढ़े हो, अगर इसका लॉजिक नहीं दिमाग में रखोगे तो कोई मुझे ऐसा बोल ही देगा कि 5 साल का 1,05,000 मतलब 5,25,000 रुपीज मिल जाएगा, 3,60,000 का एसेट है, बहुत प्रॉफिट कमा लिया। ये तो पूरा बेवकूफी वाला बात हो जाएगा। ये वो बोलेगा जिसे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस या टाइम वैल्यू मनी नहीं पता है, क्योंकि ये देखने में 5,25,000 तो है, लेकिन क्या इसका जो वैल्यूएशन है वो इक्विवेलेंट टू 5,25,000 होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वैल्यू मतलब हम आज ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आज ये ईयर जीरो, हम यहाँ पर बैठ बैठ के बोल सकते हैं कि मुझे 5 साल में इतना मिलेगा, मतलब मेरे हाथ में 5,25,000 आएगा, मैंने एसेट 3,60,000 से खरीदा है। बट 3,60,000 से तो मैंने आज खरीदा है, तो 3,60,000 का जो वैल्यू है, अगर हम बोलेंगे कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया इतना अर्निंग करके रेंट देके, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 5,25,000 ये मेरा, मैंने कैसे किया, सारे 1,05,000 को एक ही वैल्यूएशन में डाल के कर दिया, मुझे तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए। तो ये 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू, ये 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू, ये 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू, ये 1,00,000, तो तभी ना आएगा टाइम वैल्यू मनी का एप्लीकेशन इम्पैक्ट। तो मुझे ये सारे 1,05,000 का आज का वैल्यू निकालना चाहिए, ईयर जीरो का। अगर हम सिर्फ 1,05,000 लेते हैं 5 बार, तो फिर वो आज का वैल्यू नहीं होता है। ये 1,05,000 जो है लगातार 5 साल तक मिलता जाएगा, तो कभी भी ये दोनों कंपेरेबल नहीं होगा, बिकॉज ये जो है ईयर जीरो का वैल्यू है, और ये 5 जो 1,05,000 है उसमें से सिर्फ एक भी ईयर जीरो का वैल्यू नहीं है, ये ईयर 1 का, ईयर 2 का। तो वैल्यूएशन देखने में 1,05,000 जरूर है, लेकिन उसके वैल्यूएशन में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में आता है? हाँ मैम। तो मुझे सबका क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अगर कंपेयर करना ही है कि मेरे रेंट वाले जो मैंने थिंकिंग लिया उससे मेरा अर्निंग कितना हो रहा है, कम ज्यादा, मतलब क्या अर्निंग हम कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो सारे प्रेजेंट वैल्यू को हम टोटल करके, ठीक है, फिर हम कंपेयर कर सकेंगे इसके साथ जो मेरा करेक्ट कंपैरिजन होगा। बस एप्लीकेशन मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझो, तब करेक्ट कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो सारे 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1,05,000 सेम अमाउंट मिलता जा रहा है, तो मेरा एन्युइटी हो गया। ठीक है, एंड में मिल रहा है तो एन्युइटी रेगुलर हो गया। तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो 1,05,000 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आई मतलब 14%, यहाँ पर दिया था, ये देखो जो रेट चल रहा है 14%। ये रेट क्यों दिया है, ये डिस्काउंटिंग रेट दिया है कि मार्केट में पैसे का गिरावट किस रेट पे चल रहा है, 14% रेट पे चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 14%, क्योंकि पर एनम है तो मैंने 14% में और कोई चेंज किया नहीं, मतलब करना नहीं पड़ा, इसीलिए नहीं किया। अब कैलकुलेट करो, तो 1.14 इंटू 2,345, इसको मेमोरी प्लस कर लेना है, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल -1 इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 4%। ये क्या आ गया, ये थोड़ा गलत आ गया, मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। 1.14 5 बार, 2,345, 1.9 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, देखते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ सही दिखा रहा है, इतना आ गया, -1 इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 14%। हाँ अब ठीक आया है, प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3,60,473। ठीक है, तो मैंने एसेट खरीदा 3,60,000 का, और उसको अगर 5 साल के लिए 1,05,000 पर एनम बेसिस पे रेंट पे लगा देंगे, तो हम अर्निंग कितना कर लेंगे, उसका आज का वैल्यू है 5 साल का जो अर्निंग है उसका आज का वैल्यू है 3,60,743। तो 3,60,000 इन्वेस्ट करके एसेट में हम 3,60,473 अर्न कर लेंगे। तो क्या मुझे ये रेंट पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ম্যাম লাগাবো না, কেন লাগাবে না বলো, কারণ বলো। কিন্তু ম্যাম এটা তো 5 বছরে তো অনেক কম টাকা হচ্ছে, পাচ্ছি বেশি কেন কিন্তু তো কম।
হ্যাঁ ও তুমি 473 দেখে বলছো? হ্যাঁ না না ওরকম আনসার দিলে হবে না, ঠিক ঠিক আছে তোমার কথাটাও ঠিক, তুমি যেটা বলছো কি মাত্র 473 টাকা আমি কেন করবো, না ওরকম আমাদের ভাবার দরকার নেই, আমাদের 1 টাকা বেশি হলেও আমরা লাগাতে পারি। प्रॉफिट আসছে সেই हाँ হিসেবে দেওয়া मतलब উচিত। हाँ मेरा अगर 1 रुपया भी प्रॉफिट होगा हम क्वेश्चन में हाँ ही बोल देंगे, ठीक है। बाकी देखो अगर हम लोग रियल लाइफ में सोचे कि भाई 500 रुपया के लिए कौन हेडेक लेगा, वो बात अलग है, देखो वो अलग हो जाएगा, बट यहाँ पर एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग जो सीख रहे हैं ना उसमें हमें हाँ ही बोलना पड़ेगा। अगर मेरा 3,60,000 1 रुपया भी होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा हाँ बेनिफिट है। अब दे ना दे वो अलग बात है, मतलब दे सकते हो, एक्चुअली डिसीजन देना है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जैसे तुम लोग तुम लोगों से कोई पूछेगा, तुम लोग पढ़ रहे हो सीए जैसा कोर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम लोग को अगर पूछेगा कि बोलो भाई मुझे सजेशन दो करना चाहिए कि नहीं, तो तुम लोग ऐसे बोलोगे हाँ कर सकते हो, कोई लॉस तो है नहीं, 473 मिल जाएगा। अब उसको डिसाइड करना है कि 473 के लिए उसे करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट क्या करेंगे, लीज इज बेटर फॉर लेसर, तो वो लीज दे सकता है, बेटर है, खराब तो नहीं है, कुछ तो मिल रहा है, रिटर्न में 1 रुपया भी मिले तो चलेगा, ठीक है। अब बाकी डिसीजन देने वाले का होगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। अच्छा अब इसके बाद 37 देखो, यहाँ पर भी वही लीज वाला ही कंसेप्ट है। बोल रहा है कि कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 1250। बोल रहे कंपनी को एक मशीन चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 4,000 रुपए दे के मशीन को खरीद ले, या फिर वो रेंट पे ले ले, जिसके लिए उसे रेंट देना पड़ेगा ईयरली 1250 4 साल के लिए। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल। अब जिसको टाइम वैल्यू मनी नहीं पता है या फिर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, वो बोलेगा 1250 करके 4 साल मुझे देना है, तो मुझे देना पड़ेगा 5,000 रुपए, अगर खरीदेंगे तो 4,000, तो मेरे लिए खरीदना ही बेटर है। लेकिन ऐसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 1250 को 4 बार करेंगे 5,000 निकाल लिया, तो इस पर टाइम वैल्यू मनी का इम्पैक्ट कहाँ दिया, क्योंकि हर एक 1250 का वैल्यूएशन आज के डेट आज के हिसाब से मुझे कंपेयर करना है ना, क्योंकि अगर मुझे 4,000 देना है वो आज देना है, और 1250 करके अगर मुझे देना है तो मुझे 4 साल तक देना है, तो 4 साल में तो बहुत कुछ चेंज होगा, पैसे का वैल्यूएशन चेंज होगा, तो मुझे सारे 1250 का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा 4,000 से, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मुझे मशीन खरीदना चाहिए या मुझे मशीन लीज पे लेना चाहिए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। देखो ऐसा हो रहा है सिस्टम, है ना, ड्रॉ करके दिखा देते हैं। 4 साल, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम लीज पे लेंगे तो मुझे हर साल के एंड में पेमेंट करना पड़ेगा, कितना करके, 1250, ठीक है। और अगर हम ये खरीद ले तो आज खरीदेंगे तो वो ईयर 0 बोल सकते हैं, तो अगर हम परचेज करें तो मुझे देना पड़ेगा 4,000। अब हम 4,000 के साथ अगर मुझे कंपेयर करना है कि भाई मुझे 4,000 देके खरीदना चाहिए या फिर मुझे रेंट पे लेना चाहिए, तो देखो रेंट का जो 1250 है, ये 1250 देखने में सभी 1250 है, लेकिन सबका वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा समय के साथ साथ, इसी को तो बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी के लिए कंपेंसेशन के तौर पे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक वाला एफडी करने पे इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही नहीं देता है, हम हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करता है, उसको देना ही पड़ेगा। तो देखो मुझे क्या करना है, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर ऐड करके देखेंगे, ठीक है, फिर ऐड करेंगे, ऐड करके निकालेंगे ये सभी 1250 का प्रेजेंट वैल्यू, फिर कंपेयर करेंगे हम इसके साथ इसका, ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ए बाई आई, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। तो हाँ यहाँ पर 1250 आई जो है, इंटरेस्ट देखो क्या चल रहा है मार्केट में, 14% कंपाउंडेड एनुअली, तो ये 14%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + ये भी 14 ही है क्या, हाँ 14 है, तो देख लेते हैं कितना होगा, 2 3 4, मेमोरी +1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1
प्लस माइनस करके ठीक कर लेते हैं। 1250 डिवाइडेड बाय 14%। 3642 3642 आ रहा है। मतलब रेंट का जो खर्चा मुझे दिख रहा है 5000, मैंने अभी दिखाया ना तुम लोग को। 1250 इंटू अगर कोई 4 करेगा तो उसका आ जाएगा 5000, सॉरी 4। ठीक है, लेकिन ये 5000 का खर्चा तो मेरे 4 साल होने पे होगा। मतलब 4 साल लगातार 1250 अगर ये सारे 1250 का आज का वैल्यू निकाले तो फिर 3642 हो रहा है। खरीदने जाए तो आज 4000 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम रेंट पे लेना चाहे तो आज का वैल्यू हो जाता है 3642, जो मुझे 1250 करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1250 अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे कि 3642 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1250 से ज्यादा आएगा, ज्यादा तो आएगा क्योंकि इस पे तो इंटरेस्ट लगा हुआ है ना, इसीलिए। तो मुझे बोलो कि 3642 मेरा आज का खर्चा है और खरीदने पे आज का खर्चा है 4000, तो मुझे खरीदना चाहिए या लीज पे लेना चाहिए? लीज पे लेना चाहिए। ठीक है, लीज पे लेना चाहिए। लीज इज बेटर क्योंकि लीज पे मेरा बचत हो रहा है। कितने का बचत हो रहा है? -4000 करके देख लो। 4000 माइनस 3642, ठीक है, सेविंग्स होगा कितने का? হ্যাঁ বলছি লিজের টাকাটা हम्म। ওটা কি 5000। ওটা কি এখন দেবো নাকি পরে 4 বছরের পর? 4 বছর পরে তো দেবো না, এখনই? এখন কেন দেবো? আমি 1250 করে প্রত্যেকবার দেবো, প্রত্যেক বছরের শেষে। হ্যাঁ। আমি তো 1250 করে প্রত্যেক বছরের শেষে দিচ্ছি, যেহেতু আমি টাইম ভ্যালু অফ মানি বুঝি সেজন্য আমি এটা বের করে নিতে চাইছি কি 1250 করে 4 বছরে আমি যে টাকাটা দেবো 4 বছর ধরে, ঠিক আছে। 4 বছরের শেষেও দেবো না, প্রত্যেক বছরের শেষে 1250 1250 1250 করে দেবো। 4 বার আমাকে দিতে হবে, আমি জানি। আমি যদি মেশিনটা ভাড়াতে নিই তাহলে আজকে আমার আমি কিনতে গেলে আমার 4000 পড়বে, ঠিক আছে। আমি রেন্টে নিলাম আর এত, আমি চাইছি কি আমার প্রত্যেকটা রেন্টের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে নিলাম। মানে বেসিক্যালি আমি এটা বলতে চাইছি যে আমি যে 1250 করে 4 বার দেবো সেটার আজকের খরচ হচ্ছে 3642 টাকা। আর আমি যদি কিনতে যাই আমার 4000 টাকা নেবে, তাহলে আমার রেন্টে নেওয়াই ভালো। কারণ আমি 1250 করে 5000 হলে কি হয়েছে, ওটার আজকের ভ্যালু তো 3642 টাকা। তো আমি 4 বছর ধরে 5000 ইনভেস্ট করলেও আমার 4000-এর থেকে তো কম পড়ছে না। আমি তো প্রেজেন্ট ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করছি। আচ্ছা। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। মানে ধরো তুমি আজকে একটা চকলেট 10 টাকায় পাবে, ঠিক আছে, আমি একটা কথার কথা বলছি, বা একটা পেন 10 টাকায় পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। এবারে তুমি বলছো আমি এই পেনটাকে কি করব, আমি এই পেনটাকে এটা 12 টাকা করে দিচ্ছি। 4 বছরে ধরো তুমি 3 টাকা 3 টাকা 3 টাকা তো হবে না, তার বেশি হবে, কারণ এখানে ইন্টারেস্ট লেগে যাবে, ঠিক আছে। এবার তুমি ভাবছো যে আমি এরকম করে নেব, মানে 12, তো এটাকে আমি করে দিচ্ছি বেশি, 5000 1000-এর গ্যাপ করে দিচ্ছি। মানে আমি 10 টাকার গ্যাপ করে দিই। 10 টাকা করলে আহ 22 হয়ে যাবে। 22 মানে এটা 11 করে দুবার করে দিচ্ছি। মানে আমি বলতে চাইছি তুমি দুবারে 11 11 দেবে। তো এবারে এই প্রত্যেকটা 11 তোমাকে কি করতে হবে, প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে, তবে তো তুমি কম্পেয়ার করবে যে আমি 11 11 করে দেবো, কারণ আমার তো ইন্টারেস্ট লেগে যায় না। তাহলে 11 11 22 হয়ে যাচ্ছে, 12 টাকা জিনিসটা আমার 22 টাকা। এখানে দেখছো না 5000 দেখাচ্ছে, 5000-এর জিনিসটা 4000, এটা কিন্তু বলা ভুল। কারণ 5000 মোটেই হচ্ছে না, ওটা তো আমার 4 বছর ধরে, তুমি দুবার 11 11 দেবে, গ্যাপ আছে তবে কি এই জিনিসটা হচ্ছে 1 বছরের গ্যাপ। কিন্তু এই 11-র ভ্যালু আর এই 11-র ভ্যালু সমান নয়, সেটাকেই তো প্রেজেন্ট ভ্যালু বলে। এই 1250-এর ভ্যালু 1 বছর পর যে দেবে সেটার ভ্যালু কিন্তু 1250 নয়, সেটার ভ্যালু কত, তাহলে এইভাবে বের করতে হয়। 1250-এর ডিসকাউंट वैल्यू 14%, माने 1250 डिवाइडेड बाय 1.14 करने से हमें पता चलेगा। ये देखो, ये 1250 का आज का वैल्यू कितना है पता है? 96। अच्छा। 1096, ठीक है। और ये 1250 का 2 साल बाद 1250 देने का मतलब आज कितना दे रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो फिर 1.14 को 2 बार ऐसे करना पड़ेगा। ये फिर 1250 डिवाइडेड बाई 1.299, ये देखो 1250 डिवाइडेड बाई 1.299 करना पड़ेगा। तो ये देखो 1250 का आज का वैल्यू कितना है 2 साल बाद का। इस तरीके से ऐसे करके जब ऐड करोगे तो तुम लोग का ये सब निकालने के बाद तो तुम लोग का ये वैल्यू आएगा 3642। मतलब सब हर एक 1250 का हम लोग आज का वैल्यू निकाल रहे हैं, तभी तो कंपेयर होगा। हम प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ये तो मेरा फ्यूचर है, ये भी मेरा फ्यूचर है, ये भी मेरा फ्यूचर है। एक फ्यूचर है आफ्टर 1 ईयर, एक आफ्टर 2 ईयर, एक आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर। तो फिर फ्यूचर वैल्यू के साथ ये प्रेजेंट वैल्यू तो कंपेरेबल होगा ही नहीं, कैसे होगा?
बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर दिया है, ये भी सेम वैसा ही है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि ए मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 50,000, मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब ये मशीन लगा के हमें साल में 12,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन, मतलब मशीन से अर्निंग मिलने वाला है। तो 12,000 रुपए 5 साल तक मिलेगा, लेकिन उसके लिए आज मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 50,000, क्योंकि मशीन खरीदेंगे तब ना मशीन से अर्निंग करेंगे। मतलब ये ऐसा हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे 5 साल में मशीन क्या रिटर्न देगा? हर साल मुझे 12,000 करके रिटर्न देगा। हर साल मुझे मशीन 12,000 करके रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए मुझे मशीन को खरीदना पड़ेगा। कितना देके? 50,000 देके। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है कि एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, मतलब टाइम वैल्यू मनी का जो डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है वो 10% है। मतलब आज जो चीज 1 रुपए में खरीद रहे हैं, अगर 10% चल रहा है तो वो 1.1 से खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है, ये जो डिस्काउंटिंग रेट दे रहा है ना, कहीं पर भी दे, ये सारे क्वेश्चन हो या पहले कोई भी क्वेश्चन हो, ये हम बताए भी थे। देखो इसका मतलब है आज कोई 1 रुपए में जो चीज मिल रहा है, 1 साल बाद वो 1 रुपए 10 पैसे में देना पड़ेगा, क्योंकि 10% करके चल रहा है ना कॉस्ट। तो इसका मतलब 10 पैसा करके कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर 1 रुपए 10 पैसे पे 10 पैसा, इस तरीके से। ठीक है, डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेस्ड और नॉट। क्या हमें मशीन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कैसे डिसाइड करेंगे? इस मशीन से जो रिटर्न मिल रहा है, क्या वो खरीदे हुए दाम से ज्यादा है? अगर तुम लोग बोलोगे कि हम 12,000 इंटू 5 कर देंगे, फिर से तो वो मतलब बेवकूफी वाला बात हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो पता है टाइम वैल्यू मनी। जिसे नहीं पता है वो बोलेगा मेरा 60,000 अर्निंग हो जाएगा 5 साल में। भाई 60,000 के साथ आप कैसे 50,000 को कंपेयर कर सकते हो? ये आज का वैल्यू है। तो मुझे ये सभी Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 में मिलने वाले रिटर्न का Y0 में उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तब ना जाके हम पता कर पाए कि भाई मेरे लिए ये मतलब जो ये रिटर्न का कंसेप्ट है वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, वो तभी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये सभी का क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसको ऐड करके देखेंगे कि ये सभी प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरा 50,000 से ज्यादा हुआ तो ही मुझे खरीदना चाहिए मशीन, नहीं तो नहीं खरीदना चाहिए। तो मुझे 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो A/I 1 - 1 / 1 + I होल टू द पावर n। ऐसे ये फॉर्मूले में डालने से क्या होता है, सारे 12,000 का एक साथ का ये वाला डेटा हमें मिल जाता है। ये मैंने जब एन्युटी शुरू किया था तो ये मैंने एक बता दिया था एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग 12,000 का, यहाँ पर आई जो है वो 10% दिया है क्वेश्चन में, 10% डिस्काउंटिंग रेट पे चल रहा है, और 5 साल के लिए 5। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1.1 इंटू 2 3 4 5, इसको मेमोरी प्लस कर लेंगे, 1 / मेमोरी रिकॉल करेंगे, जितना भी आएगा -1 करेंगे, इंटू 12,000 करेंगे, /10%। ठीक है, तो 45,489 अप्रोक्सीमेट, ये पॉइंट हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रहा है, मतलब जो मुझे रिटर्न 12,000 करके 5 साल में मिलेगा, 12,000 12,000 12,000, ये सारे 12,000 का आज का वैल्यू है 45,489। तो 50,000 इन्वेस्ट करके 45,489 का रिटर्न अर्न होगा। क्या हमें मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ना मैम। नहीं खरीदना चाहिए। तो मशीन should not बी परचेस्ड। और जिसको टाइम वैल्यू मनी का कंसेप्ट नहीं पता है वो क्या बोलेगा? खरीदना चाहिए। क्यों क्यों? वो बोलेगा कि देखो 12,000 करके 5 साल में 60,000 रुपए आ जाएगा, मतलब हर साल 12 12 आएगा, ओवरऑल देखोगे तो 60 आ रहा है। तो ओवरऑल जो 60 आ रहा है वो थोड़ी ना आ जा रहा है, 1 साल बाद 12 मिलेगा तो उसका वैल्यूएशन तो कुछ और हो जाएगा ना। आज मेरे पास 12,000 रुपए रहना और 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद 12,000 रुपए आना थोड़ी ना एक बात है, अलग बात है।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का 45,489 से कंपेयर होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर होगा, फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। कंपैरिजन सेम चीजों पे होता है, अलग अलग चीजों पे नहीं होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग जैसे उसको लीजिंग वाला कंसेप्ट बोले ना कि लीज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो टाइम वैल्यू मनी का जैसे हम लोगों ने एक लीज पढ़ा, और ये है हम लोग बोलेंगे इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि हम लोग एसेट खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि खरीदे कि नहीं खरीदे, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि खरीदेंगे ये रिटर्न मिलेगा, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस टॉपिक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे देखो ऐसे नाम से कोई वैसे कुछ खास हमारे कंसेप्ट में चेंजेस नहीं है। तो पहला कंसेप्ट हम लोगों ने लीज वाला पढ़ा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदे कि नहीं खरीदे। यहाँ पर रेंट का बात नहीं है। लीज वाले कंसेप्ट में ये था कि एसेट खरीदे कि रेंट पे ले या लीज पे ले, जो भी बोला, और ये जो है कि एसेट खरीदे या ना खरीदे रिटर्न के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो उसके हिसाब से अलग अलग नाम होता है और कुछ नहीं। तो ये नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ दिया हुआ भी है, तुम लोग अपने यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हम लोग एसेट में इन्वेस्ट करें या ना करें। फिर 39 वाला देखो, इसमें क्या बोला है, मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000। एक मशीन का लाइफ है 7 साल जिसका कॉस्ट है 10,000, वाइल अनदर मशीन विथ यूजफुल लाइफ 5 years कॉस्ट 8,000। दो मशीन है, एक 10,000 का एक 8,000 का, एक का लाइफ 7 साल एक का लाइफ 5 साल। द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस 1900 एनुअली एंड द सेकेंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 220 एनुअली। अगर हम लोग ये मशीन लगवा लेते हैं तो हमारा लेबर के खर्चे में सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि मशीन लगाएंगे तो जल्दी काम होगा। तो बोल रहा है कैसा सेविंग्स होगा ना, पहले वाले मशीन से 1900 करके हर साल का सेविंग होगा। तो कितना साल का सेविंग्स होगा, जितना साल उस मशीन का लाइफ होगा। तो पहला मशीन का अगर लाइफ ही 7 साल है तो ये सेविंग्स का बेनिफिट हमें 7 साल मिलेगा। दूसरे वाले का लाइफ 5 years है तो उसका जो सेविंग्स हो रहा है लेबर के खर्चे में उसका भी बेनिफिट हमें 5 साल मिलेगा। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए। एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब क्या करना चाहिए, मतलब क्या हम लोग मशीन खरीदे कि ना खरीदे वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मशीन खरीदे या ना खरीदे। देखो मशीन खरीदने से मुझे 10,000 लगाना है आज और 8,000 लगाना है, और मेरा जो बचत होगा। बोलो। যে প্রথম মেশিন हम्म প্রথম মেশিনে 7 বছর 10,000 টাকা করে, মানে বলছে এটা মানে 10,000 টাকা করে আসবে ওটা বলছে। 10,000 টাকা মেশিনটার দাম বলেছে। আচ্ছা, মানে ওটা 10,000 টাকায় কিনে 7 বছর ওটা চালাবো। 7 বছর চালাতে পারবো কারণ ওর লাইফ 7 বছর বলেছে, তাহলে 7 বছর চালাতে পারবো। হ্যাঁ, আর বলছে ওটা যদি লাগাই তো লেবার এক্সপেন্সেস হবে 1,900 টাকা। বাঁচবে 1,900 ওটা টাকা সেম করে। হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো আমাদের আহ, মেশিনটা নেওয়া উচিত কি উচিত নয় সেটা বলতে হবে। देखो तो मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो पहला मशीन हम यहाँ पर दिखाते हैं। पहला मशीन का लाइफ है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। না উচিত ईयर নাই। ईयर 2 उचित ना है, अच्छा ठीक है, से देखो अगर ज्यादा होगा तो नहीं लेंगे। ईयर 7, ठीक है। हर साल मेरा सेविंग्स होगा पहले वाले मशीन से 1900, तो ये मेरा बेनिफिट है, मुझे 1900 करके बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिट पाने के लिए मुझे आज पॉकेट से कितना पैसा निकालना पड़ेगा। 10,000। 10,000 मुझे पॉकेट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बेनिफिट अगर हम ऐसे बोले, फिर से हम वही बोल देते कि 1,900 करके 7 साल का मेरा बेनिफिट होता है 13,300, तो मुझे खरीद लेना चाहिए। तो ये तो फिर से वही पागलों जैसा बात हो जाएगा, क्योंकि सारे 1,900 का वैल्यू सेम थोड़ी ना है। मुझे कंपेयर अगर करना है सभी 1,900 का, मुझे क्या निकालना पड़ेगा बोलो, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू, सारे 1,900 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकालो। और सारे 1,900 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जितना आएगा वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। बस सिंपल इतना ही बात है। कंपेयर करके देखेंगे, अगर मेरा जो बचत है वो 10,000 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे जो है खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। तो a कितना है 1900 और i कितना है, भूल गया कितना था, 10%। 10%।
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% और 7 निकालो कितना रहा। 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल जितना भी आया -1 प्लस माइनस इंटू 1900 एन्युटी का वैल्यू डिवाइडेड बाई 10%। कोलम तो ना देखी कोलम 9249 रुको एक सेकंड देख लेते हैं 9249 ठीक आया है 9249.9 है तो 9250 कर देते हैं ठीक है 9250 सेम इसी तरीके से दूसरे अच्छा पहले ये डिसाइड करते हैं मशीन 1 ले कि ना ले रिटर्न है 9250 का सेविंग्स है उसके लिए 9250 का सेविंग्स के लिए 10,000 इन्वेस्ट करेंगे क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए বলো কি গো আওয়াজ আসছে না না বলছো না কি বুঝতে পারছি না बोलो मशीन 1 खरीदे कि ना खरीदे ম্যাম এটা তো 1950 টাকা সেভিং হচ্ছে। তো এটা তো পুরোটাই সেভিংস হ্যাঁ আমি যদি 10,000 টাকার মেশিন লাগাই 9,250 টাকা লেবার খরচা কম পড়বে তাহলে আমি কি 9,250 টাকা বাঁচাবার জন্য 10,000-এর খরচা করব তোমার 2 টাকা ম্যাম বাঁচাবার জন্য কি তুমি 10 টাকার খরচা করবে না ম্যাম করবো না। তাহলে এখানেই বা কেন করবে এটা 2 টাকা নয় 10 টাকা নয় তো কি হয়েছে এটাও তো কম এটা বেশি तो क्या हो जाएगा शुड नॉट बी পারচেস परचेस्ड फिर ম্যাম नेक्स्ट এটা हम लोग হ্যাঁ বলো শোনা যাচ্ছে ম্যাম এতক্ষণে? হ্যাঁ এবারে শুনতে পেলাম বলো ম্যাম আমি এটা প্রথমে তখন বললাম শুড নট বি পারচেস কেনা উচিত না। হ্যাঁ তুমি বলেছিলে তখন ঠিকই হয়েছিল আমি আবার জিজ্ঞেস করছি এটা দেখে কি হয়েছে কি মানে তোमरा बोलते পারছো কি না अच्छा अब ये वाला देखो ड्रॉ नहीं कर रहे 2200 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना तो ये ऐसे लिख देते इसमें सेविंग्स इतना है सेम ही चीज तो चेक करना है चेक करो सेम तरीके से चेक करना है चेक करो इसका लाइफ शायद 5 years था 1.12345 1 डिवाइडेड बाई ओ मेमोरी रिकॉल करना ही भूल गए गलत हो गया 1.123 বাবা কি সব হয়ে গেল 1.12345 अब ठीक है मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 10% प्लस माइनस हटा देते हैं 8339.7 मतलब 8340 ये लिख दे 8340 तो 8340 का बचत करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा मशीन का दाम कितना था सेकंड वाले मशीन का 8,000 ठीक है सेकंड वाले मशीन का कॉस्ट था 8,000 बोलो 8,000 खर्चा करके 8,340 रुपए का बेनिफिट मिलेगा तो मशीन 2 खरीदे कि ना खरीदे हाँ खरीदेंगे। হ্যাঁ ম্যাম কিনবো किनको ম্যাম तो কিনবো। शुड बी हाँ खरीदेंगे ठीक है शुड बी परचेस्ड क्योंकि 340 का मुझे बेनिफिट मिलेगा इसीलिए परचेस कर लेना चाहिए हो गया ठीक है फिर इसके बाद बॉन्ड का वैल्यूएशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड यहाँ पर चाहो तो जैसे हम टॉपिक का नाम लिख रहे हैं नहीं भी लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड अब ये बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड हो या डिवेंचर हो ठीक है तो जैसे कंपनी शेयर इशू करती है ना वैसे कंपनी जो है बॉन्ड इशू करती है डिवेंचर इशू करती है कोई चाहे तो बॉन्ड और डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकता है जैसे शेयर में इन्वेस्ट होता है बॉन्ड का कंसेप्ट समझ लो डिवेंचर का कंसेप्ट समझ लो तो नॉर्मली कंपनी जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी क्या करता है
बॉन्ड इशू करता है, जैसे शेयर इशू होता है वैसे बॉन्ड होता है। और इसका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम लोग लॉ क्लास में कंपनी लॉ जब पढ़ोगे या पढ़ रहे हो तो पता होगा, ठीक है। तो डिवेंचर क्या होता है, बेसिकली डिवेंचर ये कंपनी किसको इशू करती है, पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को पब्लिक। इशू, हाँ। पब्लिक से लोन लेती है बेसिकली कंपनी, जो है पब्लिक को बोलती है कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस निकाल देती है, मैम ये इंटरेस्ट है। हाँ बोलो। मैम डिवेंचर হচ্ছে একটা লোন ক্যাপিটাল। हाँ लोन, ठीक है, डिवेंचर एक लोन होता है, ठीक है। लोन, इसका मतलब पब्लिक से लोन ले रही है, किसी से भी लोन लो उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक से लो, रिलेटिव से लो, अब रिलेटिव अगर बोला नहीं देना पड़ेगा तो अच्छा है, वैसे रिलेटिव से नहीं लेना ही बेटर होता है, जो भी हो, फ्रेंड से लो, जो भी करो, तो क्या है, हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो जब डिवेंचर इशू होगा तो एक कंपनी को क्या क्या बताना पड़ता है, तो हम थोड़ा मतलब जितना यहाँ चाहिए उतना हम बता रहे, बाकी जो है कंपनी अकाउंट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो देखो फेस वैल्यू बताना पड़ेगा, तो नॉर्मली डिवेंचर या बॉन्ड का जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है वो हमेशा 100 होता है, अनलेस अदरवाइज कुछ क्वेश्चन हमें बता दे। फेस वैल्यू का मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू, जैसे इक्विटी शेयर का 10 होता है, प्रेफरेंस शेयर का 100 होता है। अब अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं नहीं हम लोग फेस वैल्यू 50 रखेंगे, तब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्वेश्चन के ऊपर हमें नहीं जाना है। लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 होता है। अब ये फेस वैल्यू का काम क्या है, जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू जो है टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा क्या बताना पड़ता है, रिडेम्पशन, मतलब लोन रीपे कब होगा, ठीक है, उसका टाइम, मतलब कितने दिन का डिवेंचर इशू है, 5 साल 4 साल, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। टाइप कैसे रिडीम होगा, रिडीम होने का 3 टाइप हो सकता है, पार में रिडीम हो सकता है, प्रीमियम में, और डिस्काउंट, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है, बाकी क्वेश्चन देखो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो पार पे रिडीम होने का मतलब मैंने इससे 100 रुपए लिए, ठीक है, और इसको जब रिटर्न करेंगे तो 100 रुपए ही करेंगे, उसको बोलते हैं पार। तो अब तुम लोग बोलोगे फिर इसका इसको लोन, इन्होंने लोन जो दिया कंपनी को, इसमें इनका क्या बेनिफिट है, अरे इंटरेस्ट मिलेगा ना, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो कैपिटल है कि इन्होंने 100 रुपए उधार दिया, 100 रुपए कंपनी वापस करेगी, मान लो 5 साल के लिए। तो इस 5 साल के बीच में इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि इनका कुछ लॉस हो जाएगा। लेकिन जब कैपिटल रिटर्न होगा, मतलब जो 100 रुपए का 100 रुपए रिटर्न होगा, तब वो पार पे रिटर्न होगा। प्रीमियम का मतलब कंपनी ये बोलेगी देखो आपने मुझे 100 दिया, आपको सालों साल इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 10% करके 10 रुपया करके, 5 साल का इंटरेस्ट 10 रुपए करके 50 रुपए आपको मिलेगा, हर साल 10 रुपए करके। और 5 साल बाद जब आपका ये 100 रुपए हम रिटर्न करेंगे तो आपको 110 भी देंगे, इसको बोलते हैं प्रीमियम में रिटर्न होना। और अगर कंपनी बोलेगी कि आपको हम 90 देंगे, उसको बोलेंगे डिस्काउंट में, जो कि होना पॉसिबल नहीं, कोई थोड़ी ना अपने 100 की जगह 90 लेगा, नहीं लेता है, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट प्रैक्टिकली देखो ये कभी नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन अगर बोलेगा नहीं भाई डिस्काउंट में ही हो रहा है तो हो सकता है, लेकिन ये फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। कोई फिर क्यों लोन लेगा, बोलो लोन देगा कि मेरा अगर कैपिटल कम हो जाए, ठीक है, तो ये नहीं होता है, नॉर्मली पार प्रीमियम ही होता है, डिस्काउंट कभी नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी बोले वो हम लोग नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ম্যাম बोलो। ম্যাম বলছি ওই পার যেটা বললেন মানে ওই রিডেমশনটা, हम्म ওটা পারে হচ্ছে ধরুন 100 টাকা, ও আমাকে মানে কোম্পানি আবার রিটার্নের সময় 100 টাকাই দেবে, আর हम्म ইন্টারেস্ট দেবে। हम्म আর ওই প্রিমিয়ামের সময় ওটা তো ইন্টারেস্ট দেবে, আর ক্যাপিটালও তো মানে যেটা দিয়েছিলাম আমি ওই টাকাটাও তো দেবে। ওটাই তো দেবে, ওটাই তো রিডেমশন, বুঝলে না। ধরো মানে 5 বলছি বছরের লোন, 1 2 3 4 5, ঠিক আছে, 100 টাকা দিল, এবার বলেছে 10% ইন্টারেস্ট পাবে পার অ্যানাম, ঠিক আছে, তাহলে যে ইনভেস্ট করলো সে কি পাবে, প্রথম বছর 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা, লোনের টাইম শেষ, মেয়াদ শেষ, 100 টাকা ফেরত চলে যাবে, এটা হয়ে গেল পার, ঠিক আছে। এবারে যদি এরকম হয়
5 বছর 1 2 3 4 5 আবার ওই 10 টাকা করেই ধরে নাও ইন্টারেস্ট দিচ্ছে কোম্পানি, ঠিক আছে? কেন দিচ্ছে? ও 100 টাকা দিয়েছে বললে, ঠিক আছে? এমনি এমনি দিচ্ছে না। এবারে 10 টাকা করে 5 বছর দিল, 5 বছরের শেষে লোন শেষ হয়ে গেল, 110 টাকা কোম্পানি ফেরত দিল। তো এইটাতে লোকটার রিটার্ন কত হলো? এইটাতে লোকটার রিটার্ন হলো ইন্টারেস্টের কত, 10 ইন্টু 5 50 প্লাস এক্সট্রা আর একটা 10 টাকা মানে 60 টাকা। আর এখানে কত রিটার্ন হলো? এখানে 50 টাকা। ব্যাস, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, ये हो गया। यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए, यहाँ पर और भी एक 10 रुपए मिलेगा। अब देखो, वो कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, और पब्लिक को लेना है नहीं लेना है वो उसका मर्जी है, ठीक है? कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे ऐसे में जिसमें 50 रुपए ही सिर्फ मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीमियम नहीं मिलेगा, नहीं लगाओ, ठीक है? वो तो देखो अपना अपना है। रिटर्न तो दोनों में ही है, एक में 10 रुपए और एक्स्ट्रा है क्योंकि कंपनी प्रीमियम बोल रखा है। और ये सारा बात कंपनी को कब बोलना पड़ता है? इशू के टाइम पे ही बोलना पड़ता है, बाद में कुछ नहीं होता है, ठीक है? और कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है उसको कूपन रेट बोलते हैं यहाँ पर। अब इंटरेस्ट कैसे देगा? इंटरेस्ट रेट कंपनी बता देता है, वो जैसा बोल सके। जैसे ईयरली इंटरेस्ट देगा बोल सकता है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट देगा, मंथली, क्वार्टरली। जैसे तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे, तो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर भी वही कंपनी किसी भी तरीके से बोल सकती है कि इंटरेस्ट जो है हम इस तरीके से देंगे। वो कंपनी का पॉलिसी है, जिसको लेना है उसका मर्जी है, उसे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 40। अच्छा, एग्जाम्पल 40। तो यहाँ पर देखो हमारा दो बेनिफिट हुआ ना। देखो अब प्रीमियम वाला देखो, ठीक है? प्रीमियम में मेरा दो बेनिफिट हुआ, एक मेरा 10 रुपीज करके मुझे मिला और एक मेरा ईयर एंड में 10 मिला। तो ये जो हर साल 10 करके मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, क्या बोलेंगे? ম্যাম এটা তো এমনি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি। हाँ, लेकिन अगर मुझे फिक्स्ड एक अमाउंट, मुझे यहाँ फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, রেগুলারলি মিল रहा है। হ্যাঁ, এটা আমি সিম্পল দেখিয়েছি বলে সিম্পল। যদি সিম্পল না হয় কম্পাউন্ডিংও তো হতে পারে, তাই না? ম্যাম তো কম্পাউন্ড আবার মানে 10% মানে 100 টাকা 110 এর উপর আবার পরেরটা হতো ওইভাবে। হ্যাঁ ওইভাবে হতো, लेकिन इसको क्या हम लोग एन्युटी नहीं बोल सकते हैं? হ্যাঁ এটা অ্যানুইটি। एन्युटी भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्योंकि 10 करके मुझे हर बार मिल रहा है। तो देखो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से मुझे जो बेनिफिट मिलेगा, ये देखो बॉन्ड या डिवेंचर जो भी है, तो मुझे दो तरीके का बेनिफिट मिलेगा। जो मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो मुझे एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा और एक मुझे प्रीमियम में अगर रिडीम हुआ तो प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के बेनिफिट को क्या हम एन्युटी बोल सकते हैं? क्योंकि मैम एन्युटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और जो प्रीमियम का बेनिफिट है उसे, হ্যাঁ বলো। সেই ডিবেঞ্চার আর বন্ডটা কি দুটো একই? হ্যাঁ একই জিনিস, এর ফিচার্স গুলো একটু আলাদা আলাদা। নরমালি বন্ড যে সরকারি বেশি হয়, মানে এও হয়, মানে প্রাইভেট কোম্পানিও করে। হ্যাঁ মানে ম্যাম মানে ওটাও লোন ক্যাপিটাল এটাও লোন ক্যাপিটাল। হ্যাঁ দুটোই লোन कैपिटल, बॉन्डो लोन कैपिटल। ঠিক আছে। तो ये देखो बेनिफिट जो है हमें एक रेगुलर मिल रहा है, रेगुलर जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम लोग एनुइटी बोलेंगे, ठीक है? और एक हमारा जब टर्म खत्म होता है तब मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल कैश फ्लो बोल सकते हैं कि मैंने 100 रुपए लगाए 110 रुपए मिला, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है? ये सिंगल कैश फ्लो। तो ये पॉइंट जो मैंने बोला इसको दिमाग में रखो तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? मैंने सिर्फ दो बेनिफिट बताया कि क्या मिलता है। बोल रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेज ए 3-year 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो 1000 रुपीज का बॉन्ड है, अगर खरीदना है तो कंपनी को 1000 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है? 3 साल का है बॉन्ड, मतलब 3 साल बाद ये बॉन्ड रिडीम हो जाएगा। मतलब लोन जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब ये जो पर्सन है ये कंपनी को जो लोन देगा वो 3 साल के लिए देगा, ठीक है? 1000 रुपए का लोन देगा, बदले में कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी 10%। कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडिंग पर एनम। मुझे सबसे पहले ये बता दो कि इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा हर साल, बोलो। पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अभी बताए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। तो बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1000 रुपए का लोन है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और एक साल का, पहले साल का कितना मिल जाएगा?
100 रुपए। 100। हाँ, ऐसा करके कितना बार मिलेगा? कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? 3 साल। तो कितने बार इंटरेस्ट मिल जाएगा ऐसे सेम तरीके से? 3 बार। 3 बार। फिर ईयर 2 में मिल जाएगा, फिर ईयर 3 में मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा उससे ये समझ में आया। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ इफ मैच्योर्स एट पार। मतलब बोल रहा है ये एट व्हाट प्राइस समझाते हैं, मैच्योरिटी पार पे है, मतलब जब 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इन्हें कितना मिलेगा? सिंगल कैश फ्लो वाला बेनिफिट कितना होगा, और ये हो गया एन्युइटी वाला बेनिफिट। बोलो। पार का मतलब अभी तो समझा है, जितना दिया उतना ही मिलेगा। तो कितना दिया कंपनी को? 1000। तो इनको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? कंपनी इनको कितना देगी? मैम 1000 টাকা। 1000 ही देगी। मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या? नहीं। ना मैम। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले तो सिंगल कैश फ्लो यहाँ पर जैसे ये वाले पे 110 हो गया, मतलब 100 लगा के 110। ठीक है, 10 रुपए एक्स्ट्रा। बट यहाँ पर 1000 लगा के 1000, नो एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, बोल रहा है कि एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 14%। अब इन्वेस्टर जो है उसका रेट ऑफ रिटर्न उसने क्या सोच रखा है? 14%। ठीक है, तो आई जो है इस क्वेश्चन में 14%, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम। अब बात ये है कि बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज्ड। तो कितने रुपए से ये बॉन्ड परचेज करना चाहिए? अब तुम लोग बोलोगे कि 1000 रुपए तो दे ही दिया है, लेकिन ये इन्वेस्टर का मन है कि अगर इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3 ईयर, अगर ऐसा कोई स्कीम आए मार्केट में, इन्वेस्टर ये बोल रहा है कि मेरा ऐसा मन है कि हम 3 साल के लिए 1000 रुपए देके एक बॉन्ड खरीद लेंगे, अगर उसका रिटर्न 10% है और मुझे पार पे मैच्योरिटी मिला तो हम ले लेंगे, और मेरा रिटर्न है 14% होना चाहिए। तो कितने रुपए पे ये बॉन्ड खरीदना चाहिए? ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी तक ये समझ में आ गया कि अगर ये 1000 रुपए से 10% इंटरेस्ट रेट वाला 3 इयर्स का बॉन्ड खरीदते हैं तो उन्हें ये रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर शायद मैंने ये 1000 लिख दिया गलती से, और ये रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है टोटल बेनिफिट। तो ये वाला जो है ये तो मुझे 3 साल में मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, कैसे मिलेगा? 100, 100 और 100। ठीक है, और ये वाला मुझे कैसे मिलेगा? 1 2 3, ये मुझे यहाँ मिलेगा 1000। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1000। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालें। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कि ये तीनों का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है ये निकालेंगे, क्योंकि ये 1000 तो मुझे 3 साल बाद मिलेगा। तो मेरे 3 साल बाद, मैंने आज किसी को 1000 दिया, 3 साल बाद वो मुझे 1000 देगा, तो थोड़ी ना उसका वैल्यू जो है 3 साल बाद भी उतना ही रहेगा। तो हम ये मतलब 100 जो 1 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू, इस 100 का आज का वैल्यू, ये 100 का आज का वैल्यू, और ये 1000 जो मुझे 3 इयर्स बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मुझे ये सभी का। तो ये इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? बोलो। A/I 1 - 1 / 1 + I होल टू दी पावर n। मुझे कितना करके मिलेगा? 100 करके। मेरा रिटर्न रेट 14% है, क्वेश्चन दे दिया है, मतलब डिस्काउंटिंग 14% पे चल रहा है। 3, और ये निकालो, देखो कितना आता है। 1.14 इंटू 2 3 मेमोरी +1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 14%। तो ये आ रहा है 2 3। अच्छा, ये ना 100 होगा कि 1000 होगा? 100 होगा। मैंने क्या 10 लिख दिया? देखते हैं हिस्ट्री में। 1000 लिख दिया है गलती से, ये 100 होना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये 100 होगा। ठीक है, 100 होने से ना ये वाला 232 आएगा। चेक करके देख लो एक बार, ये 232 आएगा, देख लो फटाफट देखो।
232 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरा 2000 आ जा रहा था, ये 232 आएगा, वो मैंने 1000 लिख दिया था वहां पर। ये बोलो कुछ। मैम बोली मैम একটু কিছু বুঝলে না? না কি বললে, না করছো কি বললে বুঝতে পারলাম না। বলি। কথাগুলো না সব কেটে ম্যাম কেটে যাচ্ছে, কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে, বলো এবারে। ওটা 714.28 আসছে কিছু একটা। 714 কি করে আসবে? ওটা আমার তো ভুল এসেছিল, এই তো 1.14, এটা 3 বার 1 2 3 আমার সবই ঠিক এসেছিল, আমি এটা 100 জায়গায় 1000 লিখে দিয়েছিলাম, ওটা আমার ভুল হয়েছিল। এটা মেমোরি প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল -1 ইন্টু 100, আমি ভুল করে 1000 লিখে দিয়েছিলাম, এটাই আমার ভুল হয়েছিল, ডিভাইডেড বাই 14%। এই তো 290 232 ম্যাম আর 232 হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ আসছে 232 230 আওয়ার কথা, হ্যাঁ আমার এখানে আবার কিছু ভুল করে দিয়েছি আমি। 232 আসছে তো, হ্যাঁ ম্যাম তখন আমার 232 না এসে 2000 কিছু চলে এসেছিল, যেহেতু আমি এখানে একটা 1000 করে দিয়েছিলাম, ওইটা চেक করলাম, ठीक है। तो इसका मतलब जो मुझे देखो 300, वैसे देखोगे तो बोलोगे 300 रुपए मिल रहा है, लेकिन नहीं, ये 300 रुपए का आज का वैल्यू कितना है। आज देखोगे अब हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मुझे ना 300 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ये बेवकूफी है बोलना, 300 रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? ম্যাম 232 232, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो 3 साल में मिलेगा तो थोड़ा ज्यादा करके वो लोग देंगे ना, तो 300 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 1000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, निकालो 1000 का प्रेजेंट वैल्यू सेम तरीके से निकालो, प्रेजेंट वैल्यू ए, नहीं ये तो सिंगल कैश फ्लो है, तो सिंगल कैश फ्लो के हिसाब से निकालो, कैसे निकालोगे? फ्यूचर में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा बोलो, कंपाउंडिंग करो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंगल कैश फ्लो है ना, बोलो कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.14। देखो मेरा तो इतना आ रहा है, देख लेते हैं हम, हाँ ठीक आया, देखो 674.9, 675 कर दिया, देख लो इतना आ रहा है, ठीक है। तो टोटल रिटर्न फिर कितना होगा, मतलब आज को ध्यान में रखते हुए टोटल बेनिफिट कितना होगा मुझे, अगर हम ऐसा कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपए, तो 232 और 675 ये दोनों टोटल हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मेरा आज का वैल्यू है, तो आज के हिसाब से 232 और 675 यानी कितना मिलेगा, 907 रुपये। हाँ 907 रुपए मिलेगा, और ये मिल पाने के लिए मुझे आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1000 रुपए। तो क्या मुझे 1000 रुपए से बॉन्ड लेना चाहिए अगर मार्केट में मिल रहा है तो? ना मैम नहीं, तो मुझे बोल रहा है कि कितने में फिर बॉन्ड खरीदना चाहिए, तो बोलो अगर मेरा बेनिफिट 907 का है तो मेरा बॉन्ड का प्राइस कितना होने से मुझे लेना चाहिए? ম্যাম 907 থেকে কম হতে হবে कम, हाँ। तो परचेज इफ ओनली परचेज प्राइस इज लेस देन 907, और अगर इक्वल हुआ तो भी ले सकते हो, नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन लॉस कभी नहीं करना है। अगर 907 ही वार ले लिया बाई चांस तो भी ठीक है, चलो कि मेरा लॉस तो कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन अगर 907 से ज्यादा में मिलेगा ले लेंगे तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो परचेस जो है वो 907 ही होना चाहिए, और इक्वल हटा दो, ठीक है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता, उन्होंने भी नहीं लिखा है, छोड़ो, और इक्वल नहीं लिखना है, 907 से कम होगा तभी लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए।
इन्होंने जैसे लिखा है कि 907 होगा तो लेंगे, तब 10 परचेज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 907। तो हम लोग जैसे इक्वल लिखे थे, लिख सकते हैं, ठीक ही लिखा था मैंने कि इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपिचुइटी, जिसका एक क्वेश्चन मैंने वहां बाकी भी रखा है, मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है। दिखा देते हैं हम कहाँ बाकी रखा, मैंने लिख रखा था, मिलेगा तो दिखा देंगे। चलो यहाँ पर एक चीज नोट डाउन जो किया था वो दिखा देते हैं। अ, इसके आगे वाला, यहाँ यहाँ ये वाला, ठीक है। 15 हो गया, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और एक मैंने क्वेश्चन बाकी रखा था, क्वेश्चन नंबर कितना था, रुको, इसके आगे वाले इसमें मिलेगा, इसके आगे वाले में ये रहा एडिशनल, नहीं इसके पहले, याद नहीं आ रहा है कितने नंबर पे बाकी रखा था, 6 3 4 के है ना, কত নম্বরে বাকি ছিল, পারপিচুইটির একটা কোশ্চেন বাকি রেখেছিলাম, তো ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি। 13 নম্বরে ছিল মনে হয় হ্যাঁ, কিন্তু এক্সারসাইজ কোনটা ওটা মনে পড়ছে না। ম্যাম, এক্সারসাইজ 4 সি। 4 সি, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওখানেই করবো, 4 সি देखते हैं, ठीक है। तो परपिचुइटी देखो, परपिचुइटी क्या होता है, परपिचुइटी का मतलब है परपिचुअल और एन्युइटी, ये दोनों मिला के होता है परपिचुइटी, ठीक है। ये दोनों को कंबाइंडली बोला गया है परपिचुइटी। अब एन्युइटी तो पता है, एन्युइटी का क्या था, 4 कंसेप्ट था, सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड, एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, और एक जो है पीरियोडिक वे में होना चाहिए। याद है, ये 4 चीज होता है एन्युइटी में। लेकिन अगर इसमें परपिचुइटी, परपिचुअल जुड़ जाता है तो क्या नहीं होता है, तो देखो एन्युइटी में क्या था, सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड, रिसीव्ड और पेड, ठीक है, ये परपिचुइटी में भी होगा। रेगुलर होना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी परपिचुइटी में होगा। फाइनाइट पीरियड, मतलब एक फिक्स्ड पीरियड होना चाहिए कि इतने साल तक मिलेगा या इतने साल तक देना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं होता है, परपिचुइटी में ये नहीं होता है। परपिचुअल का मतलब ही होता है जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट पीरियड को हम लोग परपिचुअल बोलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड। तो ये नहीं होगा। और एक पॉइंट जो है वो हो जाएगा, वो लिखना भूल गए, 4th नंबर जो है सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, मतलब या तो मंथली, ईयरली, डेली, क्वार्टरली, या फिर सेमी एनुअली, यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन कितने दिन तक चलेगा वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है, उस समय सीमा नहीं होता है इसका। तो परपिचुइटी का मतलब एक ऐसा एनुइटी, एन एनुइटी दैट कंटिन्यूज till infinite period of time is called perpetuity। इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो एन्युटी चलता जाएगा वही परपिचुइटी होगा। देखो अभी हम लोगों ने वही चीज समझा, ठीक है। तो इसीलिए अगर परपिचुइटी का क्वेश्चन दे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू उसका कैलकुलेट हो जाएगा कि कोई भी अमाउंट हमें मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू ये कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पता करने के लिए टाइम पता होना चाहिए ना कि ये कितने फ्यूचर में मिलने वाला है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल बाद। जब वो पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? इसलिए परपिचुइटी का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी। ম্যাম, ফিউচারে যে টাকাটা পাবো ওটা তো কবে পাবো না জানলে হবে কি করে? ওটাই তো, কান্ট বি ক্যালকুলেটেড, ক্যালকুলেট করা যাবে না। মানে টাকাটা পাবো তো ম্যাম, হ্যাঁ পাবে, কিন্তু কিন্তু কবে পাবো ওটা জানি না। হ্যাঁ ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा
क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू ये कभी कैलकुलेट करके नहीं देगा, मिलने वाले पैसे का प्रेजेंट वैल्यू जरूर निकाल के दे सकता है, ठीक है, देगा, ठीक है। ए बाई आई करने से ही हो जाएगा, इसमें एन वेन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। क्योंकि एन नंबर ऑफ कन्वर्जन कैसे निकाले जब समय ही नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 41 करेंगे, उसके बाद हम लोग वो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 41, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। रमेश जो है वो रिटायर करना चाहते हैं और उन्हें 3000 पर मंथ करके मिलेगा। तो ये 3000 मेरा क्या हो गया, अगर किसी को 3000 प्रेजेंट। करके एन्युटी, हाँ, तो एनुटी। ठीक है, ये मेरा 3000 करके मिलता जाएगा ना पर मंथ। तो ये लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये क्या हो गया, एन्युटी, क्योंकि एन्युटी का कंसेप्ट फुलफिल कर लिया ना। सेम अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड, ये देखो चार चीज फुलफिल कर लिया। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मंथली, अमाउंट 3000, रेगुलरली मिलता जाएगा, ठीक है। अब कितने दिन मिलेगा वो नहीं पता, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ, ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। वो चाहते हैं कि ये पैसा इनके फ्यूचर जनरेशन में जो भी है, मतलब घर के लोगों को मिलता जाए। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। ये इस पे 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% पर एनम है, सीधा बात ये है। अच्छा, फिर बोल रहा है हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल। तो उन्हें कितना सेट असाइड करके रखना चाहिए ताकि वो अपना परपिचुइटी गोल पूरा कर पाए। परपिचुइटी गोल पूरा करने का मतलब ये हो गया कि ये चाहते हैं ना कि ये पैसा जो इन्हें आज मंथली मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, वो पूरा पैसा ये चाहते हैं कि अपने फ्यूचर जनरेशन को दे के जाए। तो वो अमाउंट हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ टाइम नहीं बोला है, क्योंकि इनको कब क्या पता इनका डेथ कब होगा, क्योंकि ये 3000 कब तक मिलेगा, जब तक उनका डेथ नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद जो मिल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट कब तक मिलता है, जब तक वो इंसान जिंदा रहता है। जैसे ही उनका डेथ हो गया वो और नहीं मिलता है ना, ठीक है। रिटायरमेंट का जो पेंशन वगैरह होता है, तो पेंशन जब तक जिंदा है तब तक मिलता है। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद ये मिले। तो फिर देखो इनको हमें इसका मतलब टाइम नहीं पता, एन नहीं पता, तो ये क्वेश्चन परपिचुइटी का हो गया। परपिचुइटी हमें क्या निकाल के देता है, ओनली प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर हमें यहाँ पर तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू परपिचुइटी निकालना पड़ेगा जो ए बाई आई करके आएगा। तो 3000 डिवाइडेड बाई 8%, तो कितना आंसर आ जाएगा। अच्छा, 8% करने से नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा कैसे मिल रहा है पर मंथ, तो आई को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड वाला है, हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। बोलो, मंथली मिल रहा है तो 8% डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 12, तब ना जाके एडजस्ट होगा। डिवाइडेड बाई 100, तो 0.006, देख लो ये आया है कि नहीं। हाँ मैं टेस्ट से। तो ये डिवाइड करके अब देख लो कितना आ जाएगा। 3000 इसको मेमोरी में दे देंगे ताकि मेरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाए। इसको मेमोरी प्लस कर देंगे, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाई कर देंगे मेमोरी रिकॉल, तो 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 करके इन्हें जो है मिलेगा। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल, ठीक है। तो 4,50,000 इनका आंसर आया 4,49,775, क्योंकि इन्होंने 0.00667 लिया है, मैंने पूरा डेटा लिया है, इसीलिए मेरा 4,50,000 आ गया। अगर ऐसे लोगे तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या बोला है यहाँ पर पढ़ के हम समझा देते हैं और लिखवा नहीं रहे। इफ ही वांटेड टू पेमेंट टू स्टार्ट टुडे, अगर वो आज से ही पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। He must increase the size of the fund to handle the first payment. This is achieved by depositing 4,50,000 to 775. Present value of normal perpetuity plus perpetuity received in the beginning, which provides the immediate payment of, ये बोला नहीं है, ये इन्होंने एडिशनल यहाँ पर दिया है, ठीक है। Payment of 3,000 and leaves 4,49,775 in the fund to provide the future 3,000
पेमेंट्स, मतलब देखो इनको 3,000 करके मिलेगा, ये चाहते हैं कि 3,000 जो भी इनको मिल रहा है ये अपने फ्यूचर जनरेशन को दे के जाए। तो अगर वो देना आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं कि मेरा 3,000 आया, हम आज से ही देना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए मेरा जो फंड है वो कितने का होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए फ्यूचर के पेमेंट के लिए टोटल 4.5 लाख। और अगर हम आज से ही देना चाहते हैं तो फिर मेरा 3,000 और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे होने से जैसे वो अमाउंट काउंट होता था ना, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो उस केस में ये 4,50,000 प्लस 3,000 यानी 4,53,000 हो जाएगा। इनका अमाउंट हमारे से अलग इसीलिए आ रहा है, 4,52,775 इसीलिए आ रहा है क्योंकि 4,49,775 था, इसीलिए इनका 4,52,775। मेरा 4,53 इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरा 4,50 आया हुआ है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। बाकी अमाउंट में मत जाओ, बस चीज को समझो कि क्या बोला है। तो यहाँ पर ये हो गया कि वो अगर आज से ही पेमेंट करना चाहते तो एक और 3,000 इनके हाथ में होना चाहिए, और बाकी सारे 3,000 का हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, मतलब इनके पास एक 4,53,000 का अगर फंड हुआ तो ये 3,000 करके जो इनको रिसीव होगा वो पैसा ये अपने जो है फ्यूचर जनरेशन को दे सकते हैं। तो पहले 3,000, उसके बाद ऐसे करके चलता जाएगा। और एक क्वेश्चन जो हम लोग का इस पे छूटा हुआ है वो भी बता देते हैं, एक्सरसाइज सी का 13, ये वाला इसमें बोल भी दिया है क्या करना है। तो देखो इसमें बोल दिया है कि person desire to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of 300 every year। ये चाहते हैं कि 300 रुपए का प्राइस हर साल दे, लेकिन कितने साल तक देंगे वो तो नहीं पता, ठीक है। तो ये पढ़ के ही पता चल रहा है कि 300 हर बार देना है, तो ये एन्युटी हो गया क्योंकि सेम अमाउंट देना है, हर साल देना है, तो रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक पेमेंट ईयरली है, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है। तो ये एन्युटी प्लस परपिचुइटी यानी परपिचुअल, तो परपिचुअल नेचर का एन्युटी यानी परपिचुइटी हो गया। परपिचुइटी का हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी, और इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी का फॉर्मूला A/I, कोई एन वेन इसमें नहीं होगा। 300 रुपए का जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 300 मेरा A हो गया। आई मुझे एडजस्ट कर लेना है, कैसे देना है, हर साल देना है, 10% भी ईयरली है तो डिवाइडेड बाई 10%, तो 300 डिवाइडेड बाई 10% करने से आई थिंक 3,000 आएगा, तो 3,000 होना चाहिए। तो ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये बाकी था, ये भी हम लोगों ने किया। इसके बाद है 2 ही पॉइंट है, बस बता देते हैं क्योंकि ये टॉपिक और नहीं रखना चाहते, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। एक ग्रोइंग परपिचुइटी पढ़ेंगे और एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोइंग परपिचुइटी, ये देखो ग्रोइंग परपिचुइटी, ये सब, ये लास्ट का जो है ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लाइक ग्रोइंग परपिचुइटी वगैरह, ठीक है। देखो फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ग्रोइंग परपिचुइटी का मतलब क्या होता है। ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दैट grows at constant rate forever, present value of growing परपिचुइटी, क्योंकि ये परपिचुइटी है तो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू ही निकलेगा, बस ग्रोइंग का मतलब हम बता देते हैं। PVGP प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपिचुइटी, A डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ पर सिर्फ I था, यहाँ पर I माइनस G हो जाएगा, ठीक है। I का मतलब सेम वैसा ही एन्युइटी, A का मतलब, I का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, और G का मतलब ग्रोथ रेट, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दैट ग्रोज एट कांस्टेंट रेट। तो अगर कांस्टेंट रेट में कोई कैश फ्लो बढ़ रहा है तो उसे हम लोग ग्रोइंग परपिचुइटी बोलते हैं। अगर उसका कोई समय सीमा नहीं है तो वो परपिचुइटी हो जाएगा। तो ग्रोइंग 3 वर्ड लेके बना है, परपिचुअल और एन्युइटी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स लाई करेगा, जैसे एन्युइटी का सेम अमाउंट, रेगुलर सीक्वेंस में ये, ठीक है। परपिचुअल का इनफाइनाइट, एन्युइटी का क्या नहीं चलेगा, फाइनाइट वाला फीचर्स
नहीं एग्जिस्ट करेगा। ग्रोइंग का मतलब ग्रो करना चाहिए अमाउंट एट कांस्टेंट रेट, मतलब सेम तरीके से कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो देखो जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये देखने से समझ जाओगे। ये 42, अच्छा यहाँ दिया नहीं है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ फॉर्मूला दिया, छोड़ो। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे करके होगा, ग्रो ग्रो होगा। अब देखते हैं 42 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 42 वाले क्वेश्चन में पढ़ के देखो, बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, मतलब आई, क्वेश्चन में आई गिवन है 7% पर एनम। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50, हमें कितना पे करना चाहिए ताकि हमें 50 रुपीज मिले, जो कि ग्रो करेगा 5% एनुअली फॉर एवर, हर साल 5% करके बढ़ता जाएगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा फॉर एवर। ठीक है, तो ए मेरा हो गया 50, ठीक है, और जी मेरा हो गया 5%। ठीक है, मुझे निकाल के देना है इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है ग्रो का बात बोला है, तो एक ही कंसेप्ट होता है ग्रोइंग परपीचुइटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। तो a कितना है 50, i कितना है 7%, g कितना है 5%, तो ये कितना हो जाएगा 2%। तो 50 का 2%, 50 डिवाइडेड बाई 2% कितना हो जाएगा 2500। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी हो गया 2500। ठीक है, जहां पर ये आर लिखा है इन्होंने, मैंने ये लिखा है वही कैश फ्लो, मतलब जो पैसा मुझे मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट हो गया, ग्रोथ रेट मैंने ये बता दिया जो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 50 रुपीज करके रिसीव करना है फ्यूचर में, ठीक है, तो कितना करके पे करना पड़ेगा 2500 करके, जो पैसा 5% करके ग्रो होता जाएगा फॉर एवर, मतलब इसी तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोला जाता है एनपीवी। ठीक है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जैसे हम लोगों ने लीज वाला क्वेश्चन किया, जैसे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया सभी में हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर चेक किया, कंपेयर किया कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही होता है कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक कर लेना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट मान लो हाथ में लेना चाहता है कंपनी, तो उसे ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, मतलब जो पैसा इस प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, जिसको बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मुझे मान लो जो रिटर्न मिलेगा 5 साल में वो है आज का वैल्यू 100 रुपए, और मुझे उसके लिए आज 80 रुपीज लगाना पड़ेगा, तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया 20। तो अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा है या कम से कम 0 से बराबर है, तो मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है 0 से, तो मुझे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नाम दे दिया है, बाकी कंसेप्ट तो वही लीजिंग वगैरह जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू का एग्जाम्पल 43, देखो क्या बोला है। बोल रहा है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा 1 लाख, एंड नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज 55, ईयर 2 80, एंड फॉर ईयर 3 15। अच्छा, तो आज अगर हम किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, तो मुझे 1 ईयर बाद मिलेगा 55,000, सेकेंड ईयर में मुझे मिलने वाला है 80,000, और थर्ड ईयर में मुझे मिलने वाला है 15,000, ऐसा बोला है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मुझे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो है मेरा 10%, मुझे ये पर एनम है, मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी रिटर्न मिलेगा सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इस बार एन्युटी होगा कि नहीं होगा ये बोलो। ना बेटा एन्युटी नॉय, नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, तो मुझे सभी का प्रेजेंट वैल्यू फिर कैसे करके निकालना पड़ेगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हो उसी तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, बोलो कैसे लिखें।
माने a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, तो मुझे p निकालना पड़ेगा। तो p क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। a कितना है 55,000, 1 प्लस 10% होल टू द पावर 1 पहला वाला, फिर 80,000, 1 प्लस 10% होल टू द पावर 2, और 15,000, 1 प्लस 10% होल टू द पावर 3। बोलो ये समझ में आया? मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं ना, वही वाला किया। ठीक है, वही वाला किया। अब ये निकालो, निकालने से देखते हैं जो अमाउंट आएगा वो अगर 1 लाख से ज्यादा या उसके बराबर हुआ तो प्रोजेक्ट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, 50,000 पहला वाला, 1.1 इंटू इक्वल टू 1.21, तो ये हो रहा है कितना 1.21, ये 80,000, 1.21 ये कितना हो जाएगा 66,115, 116 कर देते हैं, 7 है। ठीक है, और 1.1 इंटू 23, 1.331, 11,269 मतलब 270 कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल करो, 50,000 डिवाइडेड बाई 11,270 प्लस 66,116, 1,27,386 रुपीज हो रहा है। तो 1 लाख लगा के इतना मिलेगा। बोलो प्रपोजल ले या ना ले, एक्सेप्ट कि नॉट एक्सेप्ट? अगर नॉट बोलोगे तो ऊपर नॉट लगा दे। हाँ बोलो। मैं एक्सेप्ट। हाँ एक्सेप्ट करेंगे ना। 1 लाख लगा के अगर मुझे 1,27,386 मिलेगा तो मुझे कितने का बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से? मैं 27,386। 386 तो मुझे लेना चाहिए, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखो, द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वही 27,386 इनका है, 27,340 वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आया और कुछ नहीं। ठीक है, और लास्ट एक है, बस लास्ट, रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न ये क्या होता है देखो, द रियल रेट ऑफ, रियल इंटरेस्ट रेट इज named so to show what lender or investor receive in return after inflation is factored in। लिखो, बताते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से समझा देते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये कभी आया था एग्जाम में। द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ या रिटर्न, जो भी बोलो, रिटर्न मतलब तो ग्रोथ ही हुआ ना, अगर हम लोग किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9% फॉर द 5 year। लेट P be the gross domestic product मतलब GDP amount at the present year
then the projected real GDP after 6 year is, ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन है मेरे पास इसका, बी, तो देखो हमें बोला है कि द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%। तो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ जो है मतलब जो होना चाहिए वो है 17%, इन्फ्लेशन है 9%। जैसे ही इन्फ्लेशन का बात बोला तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए तो हमें एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो एक्चुअली रिटर्न क्या मिला। तो ये हमें बता दिया, नॉमिनल ग्रोथ है 17 लेकिन इन्फ्लेशन है उसमें 9%। ठीक है, फॉर द 5 years, 5 साल का है, पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर में जो वैल्यू है अमाउंट वो है पी, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी कितना होगा आफ्टर 6 years। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न फिर कितना है। तो देखने में तो ग्रोथ लग रहा है 17% लेकिन इन्फ्लेशन के वजह से 9% मिल रहा है, तो फिर एक्चुअली हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 8%। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द रियल इंटरेस्ट रेट इज named so to show what lender or investor receive in return after inflation is factored in। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद एक्चुअली इन्वेस्टर को कितना मिलता है वो फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं कि रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना। तो 17 में 9% तो मेरा इन्फ्लेशन है, तो 8% मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब मुझे जीडीपी निकालना पड़ेगा, 6 ईयर बाद जीडीपी कितना होगा। तो रियल जीडीपी हो जाएगा आफ्टर 6 years। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो p कितना है, p है यहाँ पर। ठीक है, p अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, i कितना है 8%, होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 6 years। तो 1.08 6 years, 1.08 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.58। तो p इंटू 1.5868 p। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, ऑप्शन ए 1.587, तो 587 आई जा रहा है p। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, जब इन्फ्लेशन का बात आएगा तो रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट भी निकालने बोले कि इतना इन्वेस्ट किया कितना अमाउंट होगा, या फ्यूचर वैल्यू जैसा बोलेगा वैसा हम लोग निकाल सकते हैं। और एक लास्ट कंसेप्ट है रियल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ मुझे नहीं दिखा बट आता है एग्जाम में तो मैंने बता दिया, और एक ये वाला CAGR। ठीक है, ये लास्ट CAGR। तो ये देखो CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 100 और मुझे फ्यूचर में मिलेगा 210, और n है मेरा 3 और मुझे i निकालने के लिए बोला है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये देखो a इक्वल टू क्या हो जाता है, p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ये कोई नया चीज नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, बस नाम अलग है, बता देते हैं। देखो ये हो गया 3। ठीक है, तो 210 डिवाइडेड बाई 100, 1 + i होल टू दी पावर 3, तो ये आ जाएगा 2.1, 1 + i होल टू दी पावर 3। 2.1 के माथे में ये चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं कहाँ, जब हम लोग इंडिसेस सीखे थे। अब लगाना है तुम लोगों को डर्टी पावर का मेथड। ठीक है, जो कि हम सिखा चुके हैं, लगा लोगे घर पे। ठीक है, डर्टी पावर का मेथड लगाना, लगाने के बाद तुम लोग को आई मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा हम यहाँ पर लिख देते और करके नहीं दिखा रहे। ठीक है, डर्टी पावर मेथड लगाना, 1 + i आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आना चाहिए 1.2805, करके जरूर देखो। ठीक है, जो प्रोसेस मेरा बताया हुआ 12 टाइम्स रूट करके आ जाएगा। ठीक है, 0.2805, तो आई कितना निकल जाएगा, इंटू 100 करेंगे 28.05%। ठीक है,
अब ये कुछ नया नहीं सीखा हम लोगों ने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीखा, बट इसका नाम क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बस नाम अलग कर दिया है। मतलब एनुअली अगर मेरा पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है तो मेरा ग्रोथ रेट यानी आई निकालने के लिए बोला है, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आई निकालते वही हो गया, कुछ अलग नहीं है भाई, हम बोल रहे कुछ अलग नहीं है, नाम दे दिया है, तो बाद में तुम लोग देख के सोचोगे कि ये क्या है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो 100 मिला, फिर 120, 160 और 210, ये मेरा है रेवेन्यू ईयर टू ईयर का, ठीक है। हमें बोला है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकालने के लिए, तो मुझे देखो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग फॉर्मूला लगाए, हम लोग ऐसा ना करके सिंपल जैसे मैंने बोला वैसे कर सकते हैं। देखो मैंने 100 लगाया, मुझे 210 मिला, तो 100 मेरा पी और 210 मेरा ए हो गया, ठीक है। बीच में जो भी मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताना है कि 100 से 210 जो गया तो कितने रेट पे ग्रो हुआ, ठीक है। तो वो होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। यहाँ इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, बट मुझे नहीं लगता हमें उस फॉर्मूले का कोई भी जरूरत है, ठीक है। हम लोग ये जो फॉर्मूला सीखे हुए हैं इसी से ही कर सकते हैं। बस ये डर्टी पावर लगा के तुम लोग देख लेना, ये तो देख ही सकते हो घर पे, सारा चीज हो गया, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है। फिर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।